हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस लेक्चर में हम संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, भाग 1 और भाग 2 नागरिकता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत अर्थात भारतीय संविधान में जो हम नियम, कानून, चीज़ें, व्यवस्था जो देखते हैं, आखिर वो कहाँ से आई, है ना। तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, एक आंतरिक स्रोत, एक बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत मतलब जब हम ब्रिटिशों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उन्होंने जो एक्ट लाए, अधिनियम लाए, जैसे भारत शासन अधिनियम, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत कोलकाता में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगी। और बाहरी स्रोत मतलब जो हमने विदेशों से अपनाया, जो विदेशी संविधान थे, उससे जो जो चीज़ें अपनाई वो सब बाहरी स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगी। और इस क्रैश कोर्स में हम बाहरी स्रोत पर ही पहले फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो विदेशों से हमने क्या अपनाया? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने संविधान में विदेशों से बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं। तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ और आपको ये सारी कहानी ध्यान से सुननी है। ओके। तो एक बार की बात है, कुछ देश के लोग जो है आपस में बैठे थे और चाय पे चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चाय पे चर्चा कर रहे थे, है ना। और चाय पे चर्चा करते करते आपस में बातें कर रहे थे। और भारत की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए हुए थे और वे सभी की बातें सुन रहे थे। ठीक है। तो जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन, वो बोलता है कि पूरे देश पे तो मेरा कब्जा था, पूरे भारत देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण मैं अकेले करूँगा। ठीक है। पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। फिर अमेरिका बोलता है, नहीं नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना, लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ठीक है। फिर जर्मनी बोलता है कि तुम सभी देशों ने मिलकर विश्व युद्ध में क्या किया, मुझे हरा दिया, है ना। जर्मनी ने बोला कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हरा दिया, इसलिए मैं क्या करूँगा, आपातकाल घोषित करूँगा। ठीक है। फ्रांस बोलता है, मैं तो पहले से गणतंत्र हूँ, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये सब तो तुम जानते ही हो। फिर आयरलैंड बोलता है, अरे यार, आयरलैंड क्या बोलता है, अरे यार, तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही, तुम लोग की जो नीति है, निर्देश है, वो मेरे समझ में ही नहीं आ रही। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका बोलता है, दक्षिण अफ्रीका क्या बोलता है, पर मैं इतना अच्छा खेलता हूँ क्रिकेट में। देखो, पहले ऑस्ट्रेलिया बोलता है, ऑस्ट्रेलिया क्या बोलता है कि मैं विश्व कप जो क्रिकेट होता है उसमें हमेशा सूची नंबर 1 में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? सूची नंबर 1 में रहता हूँ। इसी में दक्षिण अफ्रीका तुरंत बोलता है कि यार मैं हर बार इतना अच्छा खेलता हूँ, हर बार इतना अच्छा खेलता हूँ, फिर भी आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुँचा, तो मुझे अपने खेल में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। क्या की आवश्यकता है? खेल में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। फिर रूस बोलता है कि भारत तो मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना मेरा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना मेरा मौलिक कर्तव्य है। सभी देश की बात कौन सुन रहे थे? डॉक्टर अंबेडकर सुन रहे थे और उन्होंने बड़े आराम से कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखेगी। क्या करेंगे? कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दुनिया याद रखेगी, तो क्यों ना मैं सभी देशों से ये सारी कुछ कुछ चीज़ें लेकर दुनिया के सबसे बड़े लिखित और सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माण करूं। तो चलो, कहानी के माध्यम से जो मैंने बताया, अब उसके अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ ली गई। आई होप आपने कहानी ध्यान से सुनी होगी, और अगर समझ नहीं आई तो एक बार फिर से कहानी जाकर सुन सकते हैं। ठीक है। चलिए, मैंने बताया कि ब्रिटेन बोलता है कि पूरे देश में मेरा कब्जा था, पूरे भारत देश में मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण
हम अकेले करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक संसदीय प्रणाली और एक विधि का निर्माण, ठीक है। और एक चीज़ें और है, एकल नागरिकता, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। मैंने बताया अमेरिका बोल रहा था कि नहीं, मेरे पास क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा क्या है, अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से आया, अमेरिका से, ठीक है। जर्मनी ने कहा तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो। कहाँ हराए हो, विश्व युद्ध में, इसलिए मैं आपातकाल घोषित करूँगा। इसलिए आपातकाल की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई, जर्मनी से आई, ठीक है। फ्रांस बोल रहा है कि मैं तो पहले से क्या हूँ, गणतंत्र हूँ, पहले से क्या हूँ, गणतंत्र हूँ। इसलिए गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से आई, तो फ्रांस से आई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड बोलता है कि तुम लोगों की तो नीति निर्देश मेरे समझ में ही नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ से नीति निर्देशक तत्व आया। फिर दक्षिण अफ्रीका बोल रहा है, नहीं, पहले ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं कि मैं जब भी वर्ल्ड कप होता है उसमें सूची नंबर 1 में रहता हूँ। सूची, इससे याद करेंगे आप, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या आई, समवर्ती सूची। फिर दक्षिण अफ्रीका बोलता है कि मैं हर बार क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ पर कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुँच पाता, तो मुझे क्या करना है, अपने जो खेल की प्रक्रिया है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से कहा क्या आया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। रूस बोलता है कि भारत तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और उसकी जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। इसलिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया, रूस से आया, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम जो एक जैसी चीज़ें हैं और जो हमेशा एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे विधि है, तो विधि का शासन आपको मिला है ब्रिटेन से, पर विधि का संरक्षण अमेरिका से, ठीक है। विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि का संरक्षण अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो सिंपल सी चीज़ है कि विधि का जो शासन होगा वो ब्रिटेन ही देगा, ठीक है। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन से क्या मिला हमको, विधि का शासन, ठीक है। अमेरिका क्या करता है, हमेशा अपने आप को दिखाता है कि मैं सबकी रक्षा करता हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, टॉप 1 में हूँ। इसलिए जो विधि का संरक्षण है वो आपको कहाँ से याद रखना है, अमेरिका से याद रखना है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ठीक है। वो स्थापना करने में माहिर है, वहाँ हमेशा सुनामी भूकंप आते रहते हैं, फिर भी जापान अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है ना। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी एकदम इसी से, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि का संरक्षण अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, ठीक है। अब देखते हैं मौलिक, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से। हमने कहानी में पढ़ा, याद हो ही गया है, फिर भी एक बार, मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का पद अमेरिका से, पर राज्यपाल का पद कनाडा से, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से है, अमेरिका से है, पर राज्यपाल का कनाडा से और प्रधानमंत्री का ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी। पहले एक बार आपको मैं प्रस्तावना पढ़कर सुना देती हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या क्या याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो संविधान में मैंने पहले लाइन में कहा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी जो ये क्रम है वो आपको याद रखना है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, SSPLG। ठीक है, SSPLG। एस से क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर एस से समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्रात्मक और जी से गणराज्य। ये क्रम पूछेगा अरेंज करने के लिए, आगे पीछे कर देगा और आपको कहेगा कि आप अरेंज करिए, तो आपको एक क्रम याद होना चाहिए, है ना। SSPLG, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, और इसमें और एक फैक्ट ये याद रखना है आपको कि जो संविधान की मूल प्रस्तावना थी उसमें 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्या क्या शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन से? 42वां। और अब तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, प्रस्तावना का जो विचार था वो हमने अमेरिका से लिया है, पर जो प्रस्तावना की भाषा है, जिस भाषा में जिस तरीके से प्रस्तावना लिखा गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से है, पर प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अपने पहले वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा हो तो वो जाकर फिर से देख लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट्स याद करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। किसकी बात? न्याय की। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसी प्रकार स्वतंत्रता की बात कही गई है। कैसी स्वतंत्रता? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समता की बात कही गई है। ठीक है, समता या समानता, तो प्रतिष्ठा की समता, समानता, अवसर की समानता, है ना। और यही सारी चीज़ें हमें आगे पढ़ेंगे संविधान में तो देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, फिर और क्या बात कही गई है? एकता की, अखंडता की। ठीक है, और आपस में भाईचारा यानी बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में दिनांक का उल्लेख है। कौन से दिनांक का? 26 नवंबर 1949 को। मैंने आपको बताया था कि संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था? 1 से 4 तक। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? क्या है, संविधान का लेक्चर जो है अगर हम अच्छे से डिटेल से पढ़ें तो 2-3 महीने तक जा सकता है, पर हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट याद रखने हैं जो हमारे एग्ज़ाम में काम है, और हमें इसको एकदम क्विक रिवीजन करना है। इसलिए जितना मैं बता रही हूँ आप उतना ही याद करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी संविधान में 2 शब्द का उल्लेख है, भारत का है और इंडिया का है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 2 में क्या है? आपको नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या गठन। ठीक है, तो आपको, और एक आर्टिकल 3, ये दोनों में ही आप राज्यों का निर्माण करते हैं, पर
डिफरेंस क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या गठन आर्टिकल 2 में है। इसके तहत मतलब इसका निर्माण करने का सबसे पहले तो अधिकार किसके पास होगा, तो संसद के पास होगा, ठीक है। और संसद में क्या आ जाते हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनता है ये संसद, है ना। निम्न सदन, उच्च सदन और फिर राष्ट्रपति से, ठीक है। तो राज्यों का प्रवेश होगा, स्थापना होगी, इसका अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा, ठीक है। और जब भी आर्टिकल 2 के तहत राज्य का निर्माण होगा तो भारत की जो सीमा है, भारतीय सीमा है, उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे सिक्किम हो गया, है ना, गोवा हो गया, इसको इसी आर्टिकल 2 के तहत हमारे भारत देश में सम्मिलित किया गया, ठीक है। आर्टिकल 3 में भी राज्यों का जो निर्माण हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो भारतीय सीमा है, पहले से ही भारत की जो सीमा बनी हुई है उसके अंदर जो राज्य है ना, उससे या तो काट कर या फिर 2-3 राज्यों को मिलाकर या जो भी राज्य की सीमा है उसमें परिवर्तन करके नया राज्य का निर्माण करता है कौन, संसद करेगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर से राज्य को भारत में प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे भारतीय सीमा में वृद्धि हो रही है, पर आर्टिकल 3 में वृद्धि नहीं हो रही है। इसमें पहले से जो राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 4 में क्या है, तो आर्टिकल 4 में ये है कि जो आर्टिकल 2 में और 3 में संसद के द्वारा नए राज्यों का गठन होगा, है ना, 2 के तहत 3 के तहत जो भी नए राज्यों का गठन होगा या उसका निर्माण होगा, उसके लिए संविधान में जो भी संशोधन किया जाएगा, ठीक है, संविधान में जो संशोधन किया जाएगा वो साधारण बहुमत से पारित होगा, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित संशोधन माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। आर्टिकल 3 के तहत जैसे राज्यों का निर्माण हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत जिन राज्यों का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है, इसको छत्तीसगढ़ का निर्माण करने के लिए हमें भारत के बाहर से कोई क्षेत्र शामिल करना नहीं पड़ा, मध्य प्रदेश से अलग कर मध्य प्रदेश की सीमा में परिवर्तन कर मध्य प्रदेश से काट कर हमने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। ऐसे ही और कई राज्य हैं जिनको हमने देखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाग 2 नागरिकता, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11, ठीक है। तो आपको देखो एकदम इजी है, याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहली चीज़ यही याद रखनी है कि नागरिकता जो है भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो देखते 5 में क्या है, जब संविधान जब बना उस समय लोगों की नागरिकता कैसी थी, है ना। संविधान बनने के समय जो व्यक्ति या उसके दादा दादी जो पीढ़ी थी, 4 पीढ़ी थे, वो अगर भारत में निवास करते थे तो उनको भारतीय नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 6 में क्या हुआ कि जब 19 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने एक परमिट जारी किया, है ना। तो उस समय, उससे पहले तक जो पाकिस्तान से भारत आ गए उनको नागरिकता मिली, ठीक है। पाकिस्तान से कहाँ आए, भारत आए, उनको नागरिकता मिली। ठीक वैसे ही आर्टिकल 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो वहाँ से उसके बाद वापस आता है, कब तक आता है, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए कि अगर 1 मार्च 1947 तक कोई व्यक्ति जो है भारत से पाकिस्तान चला गया और वह वापस आ जाता है, ठीक है, तो उसको फिर से भारतीय नागरिक बना सकते हैं। लेकिन नागरिक बनने के लिए उसको भारत में 6 महीना निवास करना जरूरी है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है, बनने के समय जो व्यक्ति यहाँ थे उनकी नागरिकता, ठीक है। फिर अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता, अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए उसके बाद अगर वापस आना चाहते हैं तो उनकी नागरिकता, ठीक है। फिर आर्टिकल 8, ठीक है,
भारत के बाहर रहने वालों के लिए नागरिकता, यानी विदेश में रहने वालों के लिए नागरिकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर निवास कर रहा है और उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी जो अविभाजित भारत यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था उसमें पैदा हुआ था, तो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, और यह व्यक्ति नागरिक कब बनेगा? यह व्यक्ति जो इनकी नागरिकता होगी वो भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराएंगे वो। ठीक है, जो भारतीय दूतावास होगा, विदेशों में भारतीय दूतावास होते हैं ना, वहाँ जाके वो पंजीयन कराएगा। उसके बाद उसे 6 महीने के भीतर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 8 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 मतलब समापन से ही रिलेटेड है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वालों के लिए नागरिकता, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा भारत है वो एकल नागरिकता वाला देश है ना। कैसा है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब आप सिर्फ भारत के ही नागरिक हो सकते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कैसी कि अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति वहाँ अमेरिका देश का तो नागरिक होगा ही, अमेरिकी नागरिक होगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो जिस राज्य में रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत में सभी सिर्फ एक ही नागरिकता धारण करते हैं, और वो कौन सी है? भारतीय। और जिस राज्य में निवास करते हैं वो वहाँ के निवासी हो सकते हैं, राज्य के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक सिर्फ भारत के होंगे, है ना। तो जब हमारे भारतीय संविधान में लिखा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके तहत कुछ कुछ और प्रावधान है, जैसे कोई देशद्रोह कर रहा है या ऐसे किसी अपराध में लिप्त माना जा रहा है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो भी अपनी नागरिकता त्याग सकता है। अब अनुच्छेद 10 में देखते हैं, तो नागरिकता का बने रहना। अगर कोई भी व्यक्ति है, ऊपर दिया आर्टिकल 9 में मैंने जो जो बताए हैं, अगर उनका वो उल्लंघन नहीं करता है तो उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। वो विदेशी नागरिकता धारण नहीं करता तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। देशद्रोह नहीं कर रहा है तो मतलब मैंने जो जो आपको आर्टिकल 9 में उल्लेख किया है, उस अगर वो सब चीज़ों का वो उल्लंघन नहीं करता तो भारतीय नागरिकता उसकी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 आपको ये बताता है कि जो भी नागरिकता से संबंधित नियम है, कानून है, वो उसको बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। ठीक है, चलिए नागरिकता से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 है ना, नागरिकता अधिनियम 1955। तो हम देखते हैं कि आखिर भारत में अगर आपको नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलेगी? तो 5 प्रकार से आप नागरिकता धारण कर सकते हैं। ठीक है, और वो 5 आधार क्या है? एक तो जन्म के आधार पर, आपको भारत में जन्म लेना होगा, जन्म लेते ही आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। एक है वंशक्रम के अनुसार। वंशक्रम के अनुसार मतलब जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन ठीक है, उसका जन्म तो भारत से बाहर हुआ है, लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों। ठीक है, एक है पंजीकरण से। तो पंजीकरण से मैंने बताया था विदेशी नागरिक क्या करते हैं? भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं, है ना। वैसे ही पंजीकरण से आपको नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए उसके बाद है देशीकरण से। तो देशीकरण से भी किसको मिलेगा? विदेशी व्यक्ति को। पंजीकरण से भी विदेशी व्यक्ति को और देशीकरण से भी विदेशी व्यक्ति को। ठीक है, और 5वां है भूमि अधिग्रहण से, है ना। भूमि अधिग्रहण मतलब अगर भारत अपने आसपास के किसी सीमा क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण कर लेता है तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति अपने आप ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 6 बार। कब कब हुआ है?
1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 में बना, उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। कब कब हुआ है वो याद रखेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं। जितने फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से करके जाइए। तो जितना भी अगर आपसे एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। इससे बाहर आपसे आप और कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।